सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आगे भी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन 10 क्वेश्चन में से कम 1-2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। एक और बात, अगर आप लोग चाहते हो कि ये PDF आप बिल्कुल ही फ्री में लो तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को बस जाना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आप लोग को इसका PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपका पूछा भी गया है। तो हम लोग जानते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। तो आंसर कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, जिसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसके अनुसार होता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार होता ये है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब न तो आप आवेश को बना सकते हो और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बहुत ही इजी इसका परिभाषा है। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे आसान भाषा में आप लोग को इसका आंसर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आया भी है। तो हम लोग समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। आंसर आपसे कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच के प्रभावी दूरी, जिसको आप लोग प्रभावी लंबाई कहते हो, उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक कूलम मीटर होता है जो कि cm हो जाएगा, क्योंकि C से होता है कूलम और m से होता है मीटर। और इसका सूत्र अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं और P बराबर होता है Q × 12। अब ये P बराबर Q × 12 कैसे होता है? तो आइए हम लोग थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो विद्युत ध्रुव कैसे बनता है? तो ये एक Q आप लोग यहाँ पे लीजिए और एक आवेश यहाँ पे ले लीजिए और इसके जो बीच की दूरी है इसको आप लोग 2L मान लीजिए। तो ये जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, मान लीजिए कि हम लोग ये वाला आवेश लेते हैं और इसके जो भी बीच का दूरी है इसको गुना करते हैं। तो इसके गुना करके जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके एक आवेश और इसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही इजी था। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि समविभवी तल को परिभाषित करें। तो समविभवी तल क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको समविभवी तल के बारे में बताना है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है समविभवी तल। तो इसका आंसर आपसे कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी तल कहते हैं। तो बिल्कुल नाम से ही पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। इसके दो बिंदुओं के बीच का कार्य शून्य होता है। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि समविभवी तल के दो बिंदुओं के बीच का कार्य क्या होता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा शून्य, यानी कि 0 होता है, क्योंकि इसके बीच का जो विभव होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो अगर विभव समान होगा तो इसके बीच में हमको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, मतलब इसके बीच का जो कार्य होता है वो शून्य यानी कि 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही से बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं फंसना है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे कहता है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखे। तो विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण कौन कौन से है आप लोग को लिखना है और बस 2 मौलिक गुण के लिए आप लोग को 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 मौलिक गुण कौन कौन होता है। तो सबसे पहले आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण निम्न है, यानी कि नीचे दिए गए हैं। पहला गुण क्या है? तो पहला मौलिक गुण ये है कि आवेश संरक्षित होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि आवेश संरक्षित कैसे होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये इसका पहला गुण होता है कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। दूसरा गुण ये होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, मतलब Q = Ne। ये फॉर्मूला आपने शुरू में ही पढ़ा होगा चैप्टर के शुरुआत में ही, जहाँ पे ये Q क्या है? आवेश है, N क्या है? तो N एक प्रकार का
नेचुरल नंबर है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके अनुसार क्या होता है, तो क्वांटिक के अनुसार ये होता है कि आवेश को आप लोग मनचाहे ढंग से नहीं तोड़ सकते। आवेश क्या होता है, किसी एक मान के पूर्ण गुणज के बराबर ही होता है, उसको आप लोग मनचाहे ढंग से किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो इसका आंसर आपसे कुछ इस प्रकार कहता है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे वैद्युत विभाग है लेकिन ये वैद्युत विभव होगा। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी आपके पास एकांक धनावेश है और आप क्या करते हो, उस एकांक धनावेश को अनंत यानी कि इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में आप लोग जो भी कार्य करते हो यानी कि जो भी काम करते हो उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि आपके पास एकांक धनावेश है, आप क्या करते हो, उस एकांक धनावेश को अनंत से उठाते हो और अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हो। तो उस बिंदु तक लाने में आपने जो भी काम किया है, जो भी कार्य किया है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। इसको भी के द्वारा सूचित करते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत विभव को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो भी के द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को भी हम लोग भी से सूचित करते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिएगा वोल्ट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो V बराबर होता है W/Q। अब ये W/Q कैसे होता है, तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एकांक धनावेश Q है। अब इस धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो इसी W/Q को हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं, यानी कि विभवांतर कहते हैं। आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य यानी कि W है, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, यानी कि विभवांतर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, सिंपल है। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि संधारित प्लेट में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो देखिए, संधारित प्लेट जो होता है उसमें दो प्लेट होती है, तो दूसरा प्लेट का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपसे कहता है कि संधारित प्लेट में दूसरे प्लेट का कार्य संधारित के विभव को कम करना एवं धारिता के मान को बढ़ाना है। तो देखिए, एक लाइन का इसका आंसर है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि संधारित के दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि संधारित के दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो संधारित के प्लेट का दूसरा काम है, सबसे पहले तो ये विभव को कम करता है, यानी कि विभव को कम करना, और दूसरा काम है जो धारिता होती है उस धारिता के मान को बढ़ाना। तो ये दो काम किसका है, संधारित में लगे दूसरे प्लेट का कार्य है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है ये किन दो बातों या फिर किन दो कारकों पर निर्भर करती है। तो आंसर देखिए, आंसर कुछ इस प्रकार देना है कि संधारित्र की धारिता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। तो ये नीचे दो बातें दी गई है, इसी पर कौन निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। पहला ये दिया गया है प्लेटों के क्षेत्रफल। तो इसमें आप लोग को ये लिखना है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि C जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, तो A यानी कि एरिया के। यहाँ पे C क्या है, तो संधारित्र की धारिता है, और A क्या है, एरिया है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होता है, मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा आपसे ये कहता है कि प्लेटों के मध्य दूरी पे, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, प्लेट के जो बीच की दूरी होती है उसकी क्या होती है, ये होती है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब C क्या होता है, 1 क्या होता है, R होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, या फिर आप लोग इसको D भी बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय ध्रुव से आप क्या समझते हो। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग ऐसे बोल दे सकते हो कि चुंबक के सिरे को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को एक सिरे को उत्तरी ध्रुव व दूसरे ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समान रूप के, यानी कि समान रूप का जो ध्रुव होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एवं असमान ध्रुव जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो देखिए, बहुत ही ईजी है, आप लोग याद रखिएगा कि चुंबक के जो सिरे होते हैं उसी सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या क्या होता है, तो ध्रुव का जो एक सिरा होता है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और
ध्रुव का जो दूसरी सिरा होता है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समान, यहाँ पे देखिए रूप नहीं है ध्रुव होगा, तो समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये 3-4 बातें आपको ध्रुव के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल M बराबर होता है m×2l, और इसका मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, इस बार समझते हैं। तो देखिए आपके पास मान लीजिए कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है, और इस चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव को आप लोग ले लीजिए जो कि ध्रुव M है, और इसके बीच की जो दूरी है यानी कि दूरी क्या है 2l है, और इस दोनों को जब आप गुना करते हो तो ये किसके बराबर होता है, कैपिटल M यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल M के द्वारा सूचित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक, इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, तो उसको भी हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। अगला आपसे आप लोग फिलहाल के लिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर आप लोगों को कुछ ऐसे लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखे गए हैं। पहला गुण ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो पहला गुण आप लोग को क्या लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा आप लोग को ये लिखना है कि चुंबकीय रेखाएं एक खुली वक्र का निर्माण करती है। तो चुंबकीय रेखाएं क्या करती है, एक खुली वक्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट 3 नंबर आपको लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला देखिए 4th नंबर आप लोग को ये लिखना है कि यह रेखाएं जहां घनी यानी कि बहुत डेंसिटी होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल यानी कि मजबूत होता है, और जहाँ पे ये रेखाएं थोड़ा सा मतलब कम होती है यानी कि विरय होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्षेत्र, वहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय का क्षेत्र होता है वो क्षेत्र थोड़ा सा दुर्बल होता है। तो ये आप लोग को 3-4 बातें आप लोग को लिखनी है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, और आप लोग को 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी मार्क्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।